हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स में आपका चल रहा था, क्या चल रहा था बेटा? आपका चल रहा था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस चैप्टर के लास्ट में देखा होगा, उस लेक्चर के लास्ट में मैंने जो है मेंशन करा था कि इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉरी कंटिन्यू करूंगा। तो उसी टॉपिक को मैं दोबारा जो है यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें हम भी हमें बतानी हैं, तो मैं उस चीज़ को बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी देखिए। तो y इज इक्वल टू एक रिलेशन निकला था, यदि आप लोगों को याद हो तो वो कितना था, क्यू ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो इसमें एक पोर्शन है, जरा ध्यान से देखिए। तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? q बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। q बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि चार्ज टू मास रेशियो, ये चार्ज है, ये मास है, चार्ज टू मास रेशियो। इसमें y यानी कि y क्या है? डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है यानी कि कितना वो अपने रास्ते से भटक जा रहा है। जा तो ऐसे रहा था, एक्स एक्सिस की दिशा में चल रहा था, लेकिन वाई की दिशा में क्या हो गया? भटक गया। किसकी वजह से भटका? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। तो ध्यान से देखिए, ये चार्ज टू मास, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसको मिलिकन और इल्ट्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चार्ज टू मास रेशियो वहाँ पे निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास मतलब इसी रेशियो से यानी कि ई बाई एम से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमें आगे वाले लेक्चर्स में मिलता है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में फिलहाल इसको अभी हम देख लेते हैं। चार्ज टू मास रेशियो आपको बहुत कुछ बताता है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताता है। वो ये क्या है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल जो है किसी इसमें फील्ड में जाता है और वो जो है आपका अपने पाथ से जो है डिफ्लेक्ट कर गया ऐसे करके, ठीक है, इस ढंग से डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, इस ढंग से डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ? अगर चार्ज सबका सेम है, जैसे m1 मास है, एक दूसरा m2 है, तीसरा m3 है, और सबका चार्ज जो है सेम है, सभी चार्ज पार्टिकलों का मास जो है सेम है, बट जो है चार्ज पार्टिकल अलग अलग ढंग से जो है डिफ्लेक्ट किए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस ढंग से ये m1 मास है और ये m2 मास है और ये m3 मास है, ठीक है, m3 मास है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि डिफ्लेक्शन यानी कि इसका ये जो y है, ये जो y है, ये जो y है आपका, ये y जो है किसका ज्यादा है? कौन ज्यादा तेजी से डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि कौन वर्टिकली ज्यादा मुड़ जा रहा है, ये हमें देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, चार्ज तो सबका सेम है, यदि जिसका मास कम होगा वही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ये तो वैसे भी सोचने वाली बात है। आप जो है किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, ये मान लिया जाए आपने 5 न्यूटन का फोर्स इस पेन पे लगाया ऐसे करके। अब इस पेन की जगह मान लिया जाए एक लोहे की पेन रख दी जाए मोटी सी, तो अगर उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो कम डिफ्लेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू जो ये प्लास्टिक की पेन है उससे, उसकी तुलना में। क्योंकि जिसका मास कम होगा उसको उसी फोर्स पे ज्यादा रिस्क, क्योंकि फोर्स तो सब में बराबर लग रहे हैं। क्यों ये फोर्स तो सबका बराबर है, ठीक है। लेकिन जो है आपका मास जो है सबका क्या है? अलग अलग है। तो मास इसका जिसका कम होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। वो यहाँ से इक्वेशन से पता चल रहा है, ये मुझे बताना था आपको। इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि जिसका मास कम होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो भी ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इनमें से कोई ज्यादा चार्ज होगा उसको फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो ज्यादा तेजी से डिफ्लेक्ट करेगा, ये बता रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने चार्जेस जो है सेम ले रखे हैं, मासेस डिफरेंट ले रखे हैं। तो हमसे पूछा गया कि इसमें लाइटर मास कौन है सबसे, तो सबसे कम लाइटर मास ये है बेटा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट किया हुआ है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो एक नई बात जो है इस इक्वेशन से हमें पता चली, जिसको हमने अभी जाना। तो मुझे इसको जो है मतलब जो है स्टार्ट करने का, यहाँ पे बोलने का मुख्य रीजन यही था कि आपको इस रिलेशन में एक नई चीज़ का भी पता चलना चाहिए था। कल मैंने इसको इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक्स को भी देखना था, इस वजह से जो है मैंने इसके बारे में बात नहीं की। अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था उसमें हॉरिजॉन्टली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली क्या कर रहा था? जा रहा था। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम इतने लकी हो कि हमें इसी टाइप का प्रॉब्लम मिले जो हमने कल की थी। तो अब हम एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं एंगुलर प्रोजेक्शन लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है चार्ज पार्टिकल का एंगुलर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए एक शीट हमने ले ली,
और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें डाल दिया। देखो ये पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक्सिस का निर्माण करते हैं। ये एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपने क्या किया कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू को जिसका मास m है, उसको क्या कर दिया, चार्ज पार्टिकल क्यू को जिसका मास m है उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया। तो जैसे ही इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे करके, तो देखिए यहाँ से v वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, ये v वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, और ये v वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ध्यान से देखिए, इसको जैसे ही इसके अंदर प्रोजेक्ट होगा तो इसको यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। देखो इसके हर जगह पे जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर जगह मौजूद है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है लेट इट बी कैपिटल E है। तो यहाँ से जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो इसको एक फोर्स लग जाएगा, और उस फोर्स को हम कहेंगे F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE, और उससे इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा AY। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, QE अपॉन M, ये एक्सेलरेशन उसको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ, अभी मैं ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, तो ग्रेविटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। इफेक्टिव ए निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव जी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल जैसे जाएगा तो देखो इसको कैसा फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल को नीचे की साइड एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई, और इसी को अगर यानी कि इसका एक्सेलरेशन इस दिशा में कितना हो जाएगा, AY हो जाएगा। तो इसको m से अगर डिवाइड कर दूं तो ये एक एक्सेलरेशन है इस चार्ज पार्टिकल का, जिसको मैंने AY से दिखा दिया। तो QE अपॉन m इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि नीचे की ओर है। जैसा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जैसे आपने 11th में याद करो, जब आप जो है प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते थे, तो प्रोजेक्टाइल जब ऐसे जाता था तो उसको एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती थी, अगर आपको पता हो तो इस ढंग से वो नीचे की साइड लगती है। तो ऐसे यहाँ पे भी जो है उस ग्रेविटी का काम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का के द्वारा जो एक्सेलरेशन मिल रहा है इसको, उसके द्वारा ये हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल को हमने V से तो लॉन्च किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया यहाँ से, लेकिन ये एक्सेलरेशन इसको नीचे की साइड लाएगा, तो लेकिन इसके पास जो है एक वेलोसिटी होने के कारण ये इस ढंग का पाथ को शो करेगा। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि एक पैराबोलिक पाथ को दिखाएगा, तो वो यहाँ पे इस ढंग का पैराबोलिक पाथ दिखाएगा। इसके देखो हर जगह पे पहले एक चीज देखते हैं। देखो ये वेलोसिटी है इसकी, तो ये वेलोसिटी ऐसी है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है इसका। तो इस दिशा की वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये v है, ये थीटा एंगल है, तो इसमें मैंने कहा था कि जब भी कभी किसी दिशा की जो है आपको वो चाहिए, मतलब कंपोनेंट चाहिए किसी भी वेक्टर का, ये वेलोसिटी है तो इसका कंपोनेंट चाहिए, तो दिस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज v cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, दिस अपॉन दिस दैट इज v sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज v sin थीटा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट इसका क्या है, v cos थीटा है। अब देखिए, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड दिशा में है, इस दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसके हर जगह पे कहीं पे भी अगर यहाँ पे भी देखोगे तो इसकी वेलोसिटी v cos थीटा ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल दिशा में v cos थीटा ही रहेगी। लेकिन वर्टिकल दिशा में जो है इसका एक्सेलरेशन बार बार जो है चेंज होता, सॉरी वेलोसिटी बार बार चेंज होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से ऐसा होगा। तो यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी हो जाएगी जिसको v बाई v मैं कह सकता हूँ। समझ में आ रही बात है? तो हर जगह पे ये वेलोसिटी तो सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर निकालना चाहोगे तो ये कितनी हो जाएगी, या मैक्सिमम हाइट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये आपकी v हो गई, h हो गई, तो यहाँ पे तो v cos थीटा होगी, लेकिन इसके यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो ये ऊपर नहीं जा पा रहा होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, और इसने ऐसा करने के लिए ये मैं नेगेटिव, ये चार्ज को मैं जो है रेड से दिखा देता हूँ बेटा, रेड से मैं जो है चार्ज को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये रेड से मैंने इसको चार्ज को दिखा दिया है, थोड़ा चार्ज नीचे वाली प्लेट चार्ज के, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जब चल रहा है तो इस पोजीशन को देखो जरा, ये रेड से दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल रहा है ये x चल रहा है, ये x,
तो इस प्रकार से यहाँ पे का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक x हो जाएगा, और इतना ही इसको y में ऊपर की साइड डिफ्लेक्शन मिला है तो कितना हो जाएगा y। तो इस हिसाब से इसके मोशन को देखते हैं जरा, मोशन इन x डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन को देखते हैं जरा इसका। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन उसके पास है, ये फोर्स उसके पास है। ठीक है, तो मोशन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो x डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो x डायरेक्शन में मोशन जो हो रहा है, देखो t समय में, माना यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना समय लगा, t समय लगा यहाँ तक पहुंचने में, ये t समय लगा इसको। तो x दिशा में तो हम कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मैं लगा रहा हूँ देखो s दिशा में, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ x दिशा में, तो x ही हुआ, इज इक्वल टू किस स्पीड से चल रहा है, देखो v cos थीटा, v cos थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो है x दिशा में कोई नहीं है तो y दिशा में है, ये एक्सेलरेशन देखो y दिशा में है, ये दिख रहा होगा हर जगह पे, यहाँ पे भी जो है इसी दिशा में है, देखो ये a y है, इसी दिशा में है, नीचे की साइड है, जबकि इस दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0 हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता, इंटू टी है बेटा, यहाँ पे है, ये प्लस हो गया, तो यहाँ से हमें जो है टी की वैल्यू मिल जाएगी, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया इसका, तो टी को अगर मैं निकालना चाहूँ, इंटू टी को अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस यहाँ से टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका जो है वर्टिकल दिशा में यानी कि वाई डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं। वाई डायरेक्शन में यदि मोशन को देखेंगे आप तो आपको क्या दिखेगा, उस चीज को देखिए जरा ध्यान से, जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में मोशन कितना कर रहा है, वाई कर रहा है, अगेन इसी इक्वेशन का यूज करते हैं, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, देखो वेलोसिटी किस दिशा में, ऊपर की साइड है। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन में एस यू वी ए, that is s is your displacement, v is your initial final velocity, u is your initial velocity, a is your acceleration, all these quantities are vector। अब देखो वेक्टर में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी दिशा को, पर्टिकुलर दिशा को पॉजिटिव मान लेते हो तो उसके जस्ट अपोजिट वाली ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि उसकी दिशा विपरीत है, उल्टी है। ठीक है, तो देखिए ऊपर की दिशा को यदि मैं पॉजिटिव ले लूं तो नीचे की सारी दिशाएं क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो नीचे जो भी, नीचे की दिशा में जो भी जो चीजें होंगी उनको मैं नेगेटिव लूंगा। देखो ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड हो रहा है इसलिए मैंने वाई को पॉजिटिव लिया। वेलोसिटी जो है वह इनिशियल वर्टिकल दिशा में कितनी है, वी साइन थीटा, वो ऊपर की दिशा में है तो कितना जगह वी साइन थीटा रख दिया, देखो इन प्लेस ऑफ यू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, किस समय में, टी समय में, प्लस हाफ हाफ। अब यहां देखो मैं क्या करता हूं, ये ए वाई है तो ए वाई ही रखता हूं वहां पे। ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशंस हो जाती हैं, ये ए वाई रख दिया, लेकिन ए वाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, ए वाई के नेगेटिव होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ऊपर की दिशा को मैंने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाली दिशाएं क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और ये आ गया आपका टी स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाई कैसा नजर आएगा, वी साइन थीटा तो अपनी जगह पे है, इस टी की वैल्यू को अगर यहाँ पे उठा के रखेंगे तो एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा माइनस 1/2 ए वाई इंटू टी, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू, इस हिसाब से देखा जाए तो y इज इक्वल टू कैसा नजर आएगा आपको, ध्यान से देखो, साइन अपॉन कॉस यानी कि tan थीटा, ये x माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1/2 ए वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इट मींस ये पार्टिकल पैराबोला की पाथ में चल रहा है। अब ध्यान से देखिए ए वाई क्या है, मैं जानबूझ के वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, ए वाई ये है बेटा। ठीक है, ए वाई को मैं जानबूझ के उसमें पुटअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी एक्सप्रेशन हो जाती है, इस वजह से जो है नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे ए वाई की जगह जो है हम ये रख लेंगे। अगर ये बोलता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है तो उस केस में जो है ए वाई कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्यू ई अपॉन एम तो है ही इसके पास, प्लस जी भी हो जाएगा उस केस में, इसलिए मैं ए वाई ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कंसिडर कर लें कि वो पार्टिकल फाइनाइट ऑब्जेक्ट का, फाइनाइट साइज का है, तो उस केस में आप ए वाई को क्यू ई अपॉन एम प्लस जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी के केस में जो, क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है, तो इसलिए यानी कि जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है, तो उस टाइप के पार्टिकल्स के लिए क्यू ई अपॉन एम ही यहाँ पे ए वाई की जगह पे रखेंगे आप, तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं। देखो
इसकी हाइट निकालना चाहते हैं, इसकी हाइट, इस प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालें कितना ऊपर चली गई है। इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके वैसे ही हो जाएंगे। तो देखिए जरा, एच हाइट ऊंचा जा रहा है ये, जब ये मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्स हाइट, वो क्या है आपकी एच है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, ये एच हाइट जो चला हुआ है तो उस वक्त वेलोसिटी जो है वी वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, वी वाई यानी कि फाइनल वेलोसिटी वी डैश कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, हम इक्वेशन, इसी इक्वेशन का जो है मतलब जो है सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस यूज किया मैंने, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो 0 हो गई। क्यों हो गई 0, क्योंकि यहाँ से तो ये इनिशियल वेलोसिटी इससे चला था, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते फाइनल वेलोसिटी खत्म हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसने यहाँ पे जो है वर्टिकल वेलोसिटी को प्रभावित किया होगा। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 0 होगी, तभी तो ये इससे ऊपर नहीं जा पा रहा था, नहीं तो इससे ऊपर और चले जाता है ये पार्टिकल, ठीक है। तो अब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है आपकी, v साइन थीटा है। ध्यान से देखो, ये v साइन थीटा है, उसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 2, देखिए ए क्या है, ए वाई है, देखो ए वाई वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी दिखा रखा है मैंने। तो लेकिन वो नीचे की साइड है, मैं ऊपर की दिशा को पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे की दिशा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू एस, एस वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो एच हो रहा है, तो एच हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो इसको इधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2ay इज योर आंसर। ए वाई क्या है, क्यू ई अपॉन एम। अगर ग्रेविटी को कंसिडर कर देते हो तो इस ए वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, मैं तो सब चीज यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। तो अगर ग्रेविटी को कंसिडर करते हो तो क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा प्लस जी हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है। लेकिन हम जो है यहाँ पे ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इस केस के लिए ये लेंगे, ठीक है। इस केस में ऐसा हो जाएगा अगर ग्रेविटी को कंसिडर करते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे से हटा दे रहा हूँ। तो अभी हम ए वाई को ये रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन में बहुत चीजें वैसी आ जाएंगी। देखो ये इक्वेशन सिमिलर टू डेट है जो आपने जो है पढ़ी थी 11th में पढ़ी थी, यहाँ पे जी आ जाता था, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वाई जानबूझ के लिखा ताकि आपको वो पुरानी इक्वेशन भी याद होगी, तो इससे यहाँ पे काम कर चल जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आपको क्या लिखना है, क्यू ई अपॉन एम लिखना है, ठीक है। तो ये थी इसकी मैक्सिमम हाइट। अब हम निकाल रहे हैं इसका टाइम, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितने देर तक ये हवा में रहा। तो हवा में रहने के लिए क्या, देखो जरा ध्यान से देखते हैं कितने देर तक रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर ध्यान से देखें, यहां से यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, एक्स दिशा में कितनी हुई, इतनी, ये मतलब यहां से लेके यहां तक हुई, ठीक है। लेकिन वाई दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी। तो इन ए टाइम ऑफ फ्लाइट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज योर 0। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट हो गई। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वेलोसिटी इनिशियल थी आपकी, v साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या रख दिया, v साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन ए टाइम ऑफ फ्लाइट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ एस यू कैन पुट 0। आप क्या पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, तो प्लस हाफ। अब देखिए ऊपर जा रहा है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ की साइड है, यानी कि इसको जो एसिलेशन, जो ग्रेविटी कह रहा हूँ सॉरी, एसिलेशन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर ए वाई, वो लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड है, मैं ऊपर की साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो माइनस कितना हो जाएगा, ए वाई इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इधर जाएगा तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, मुझे टी चाहिए, तो टी और नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो वी साइन थीटा अपॉन 2v साइन थीटा अपॉन ए वाई। यहाँ पे ए वाई की वैल्यू क्या है, अगेन दिस, ठीक है। अगर ग्रेविटी को कंसिडर करते हो तो जो मैंने पहले बताया था वो रख दोगे आप, ठीक है। तो ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसकी रेंज चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, इसकी रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखते हैं, अब रेंज को समझते हैं, ठीक है। रेंज क्या होता है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन ए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में जो भी उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल आर की है, ठीक है।
तो वो कितने समय में की है, इस समय में की है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक किस स्पीड से की होगी भाई, v cos थीटा, क्योंकि ओरिजेंटल दिशा में चलना है तो जाहिर सी बात है मैं इस दिशा में चल रहा हूँ, तो मुझे इस दिशा में ले आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं आपकी साइड बढ़ रहा हूँ। तो मैं आपकी साइड बढ़ूंगा तो किस वेलोसिटी से बढ़ूंगा भाई, जो इस दिशा की वेलोसिटी होगी, यानी कि जो आपके साइड की वेलोसिटी होगी, ना कि इस साइड की वेलोसिटी जो मुझे मिली है। अगर इस साइड की वेलोसिटी नहीं होगी तो इस साइड में जो है बढ़ ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है इसको इस दिशा में ले आने के लिए ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देखो इसका एरो इस साइड की ओर है, v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की ओर। तो ये वेलोसिटी लेके जा रही है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, सॉरी रेंज को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेंज निकाल रहे हैं, रेंज को मैंने r से डिनोट कर रखा है, r सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, और किस स्पीड से चल रहा है, v cos थीटा, ध्यान से देखिए v cos थीटा, तो v cos थीटा किस समय में, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट में चल रहा है, प्लस कितना जाएगा, हाफ इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि x दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन मौजूद ना होने की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा, इंटू कैपिटल T स्क्वायर, यानी कि इस फैक्टर को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ इस इक्वेशन से। तो अब मेरे पास जो है t रह गया, तो t को मैं यहाँ से पुटअप कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, v cos थीटा तो अपनी जगह पे है, इन प्लेस ऑफ t यू कैन पुट 2v sin थीटा अपॉन ay क्या है, ये है, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, v से v मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, 2 sin थीटा cos थीटा, देखो 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है बेटा, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप भी याद रखें। तो इसको की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ अपॉन ay। हियर द वैल्यू ऑफ ay इज अगेन दिस, बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, इस चीज को आप दिमाग में रखें। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा आगे एक और चीज पढ़ रहे हैं, तो वो चीज क्या है उस चीज को देखते हैं, ठीक है। मान लिया जाए हम इतने लकी ना हो कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, माना ये प्रोजेक्शन जो है किसी इंक्लाइन प्लेन में हो, तो कहने का मतलब इस चित्र को थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखना जो मैंने बताया, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो एक दो रिलेशन इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लिया जाए अब प्रोजेक्टाइल जो है इस प्रकार से है, ये पॉजिटिव प्लेट है बेटा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए होगा इस वजह से, तो इसको थोड़ा सा बाहर लिख दे रहा हूँ। तो ये समझना है कि ऊपर भी प्लेट में पॉजिटिवनेस है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि प्लेट के बाहर ही बाहर सॉरी नेगेटिवनेस है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव होगी। तो अब जो है चार्ज पार्टिकल एक इंक्लाइन, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है। अब आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो ये एक्स एक्सिस है, मैं इसकी वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ये मैंने वाई एक्सिस बना ली, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से आपने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका, तो ध्यान से देखिए ये एक्स एक्सिस थी, इसके साथ मान लिया जाए ये एंगल जो है अल्फा बना रहा है, और जिस प्रोजेक्शन एंगल की जो से फेंका गया उस एंगल का नाम था थीटा, कोई पुराना वाला थीटा जो मैंने लिया है, अल्फा इंक्लिनेशन एंगल है, यानी कि कितना इंक्लाइन किया है। समस्या क्या है इसमें, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से यहाँ फेंका जाएगा, तो अब इस केस को जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जो मिला हुआ है, इसको फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसका मास जो है m है, तो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस वजह से इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, वो कितना मिलेगा, क्यू ई अपॉन एम। इतना किस दिशा में मिलेगा, वाई दिशा में, तो वो एक्सेलरेशन इस दिशा में मिलेगा बेटा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। तो अब इसको पोर्शन को जरा ध्यान से देखते हैं, देखो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ए वाई इस दिशा में है, ऐसे करके देखो ये ए वाई, तो काश, लेकिन ये प्लेन जो है देखो इससे थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, यानी कि आपका ग्राउंड उठ के ऊपर आ गया है, पहले ग्राउंड ऐसे था बड़ा इजी था, अब जो है ग्राउंड ऐसे आ गया। काश हमें इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन मिल जाए, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन मिलेगा तो ये पुरानी कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि वहां देखो वहां कैसा था, देखो ऐसे करके था,
हमें जो भी एक्सेलरेशन मिल रहा था इस ग्राउंड के यानी कि मेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिल रहा था। यहाँ पे ये मेन ग्राउंड है आपका, ठीक है। मेन ग्राउंड से जो आपका प्लेन है वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हमें मिल जाए तो हम उन्हीं कंडीशनों पे काम कर सकते हैं जो पुरानी कंडीशन थी, क्योंकि वो उसके लिए बड़ा इजी हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट हमें मिल रहा था। तो ये ए वाई है, तो हम क्यों ना जो है इन सारी चीज़ों को जो है उसके रेस्पेक्ट में निकाल दें। तो अगर हम इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखते हैं जरा, इसको मैं एक्स डैश मान लेता हूँ, ठीक है। और ये जो है आपका नया प्लेन बन गया, देखो ये वाई डैश हो गया, ठीक है। वाई डैश ये हो गया आपका नया फ्रेम, ये पुराना फ्रेम था आपके पास वाई वाला जिस पे आपको काम करना आता था। लेकिन अब इसको भी इसी की तरह जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये इजी नहीं होगा। तो मैं उसी फ्रेम में उसको इसके फ्रेम की चीजें अब इसमें डाल दे रहा हूँ, फिर इस फ्रेम को उठा के यहाँ पे बना लूंगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको। तो यानी कि देखो, ये जो फ्रेम था इस फ्रेम पे तो काम करना आता था मुझे, इस फ्रेम पे मुझे काम करना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जब इसको जो है आपका रिपल्शन प्रोवाइड करेगा तो नीचे की साइड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये फील्ड जो है नीचे की साइड है, ऐसे करके ये फील्ड की वैल्यू ऐसे करके है ई, तो ये फील्ड की वैल्यू है। तो ये फील्ड जो है इसको नीचे की साइड धकेल रहा होगा, जो एक्सेलरेशन ऐसा है, और वो एक्सेलरेशन इस पे परपेंडिकुलर नहीं आ रहा। तो मैं क्यों ना इस पे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालूं जैसे उसमें था। तो उसको निकालने के लिए मुझे ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए होगा, इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए होगा। तो इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस दिशा में कितना होगा? देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, सॉरी ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितने का होगा? अल्फा का होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये एंगल अल्फा का है, तो इसका इस साइड का कंपोनेंट चाहिए, तो ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डालो, तो ये ए वाई है, ये वाला कंपोनेंट चाहिए मुझे। तो कैसे निकलेगा? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कितना हो जाएगा? ए वाई कॉस अल्फा। और इस दिशा का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए वाई साइन अल्फा, दैट इज दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई साइन अल्फा, एंड दिस वन इज योर ए वाई कॉस अल्फा। ये आ गया। अब इसको देख लेते हैं। देखो, इसको v वेलोसिटी से यहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इस वेलोसिटी के भी कंपोनेंट इस दिशा में क्या होंगे? जब वो तो वैसे ही होंगे जैसे हमने पहले निकाले थे। तो ये वाला कितना हो जाएगा? देखो, इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, v cos थीटा, ध्यान रहे v cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? v sin थीटा। यानी ये ऐसे परपेंडिकुलर डालो तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? v sin थीटा। इसको अब यहाँ पे इस कंडीशन को पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कंडीशन को बनाऊंगा तो ये वाला जो है ये y डैश है आपका, और ये क्या है आपका? x डैश एक्सिस हो गई। ये दूसरा प्लेन, ये पूरा प्लेन उठा के, ये वाला प्लेन उठा के मैंने यहाँ रख दिया आपको समझने के लिए। अब इसमें एक्सेलरेशन कैसा है? ध्यान से देखिए, इस ढंग से जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका? इसको मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ, देखो यहीं पे बना देता हूँ। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ए वाई कॉस अल्फा है, और ये वाला एक्सेलरेशन क्या है आपका? ए वाई साइन अल्फा है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। और ये वाली वेलोसिटी, इस दिशा की वेलोसिटी कितनी थी आपकी? ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया था ना, ऐसे करके देखो, थीटा एंगल से v से प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। इस ढंग से इसको उसको उठा के यहाँ पे ला गया हूँ। तो ये वाली वेलोसिटी क्या थी इसकी? v cos थीटा, v cos अल्फा, और ये क्या है आपकी? v sin अल्फा। अब तो बड़ा मजा आ गया, देखो आराम से कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? माना ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, तो एट मैक्सिमम हाइट तो ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एट मैक्सिमम हाइट, सॉरी क्या यूज कर रहा हूँ, सॉरी बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। तो वर्टिकल, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? तो वो वहाँ यहाँ पे लिखेंगे फाइनल, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल, यहाँ पे है आपका फाइनल कितनी वेलोसिटी है आपकी? v फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्यों? यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज योर कितनी है? v साइन अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस 2। देखो ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल के लिए ले रहे हैं तो वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन को कितना है, ऐसा ए वाई कॉस अल्फा। मैं ऊपर की दिशा को पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे की दिशा नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ए वाई कॉस अल्फा इंटू एस। एस इज योर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी है, एस। एस दिखा रखा है यहाँ पे, हम कितनी ले रहे हैं, एच, तो ये एच आ गया। तो अब एच को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, फिर बाकी वाले को नीचे कर देंगे, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए वाई कॉस अल्फा। ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए वाई क्या है, ये है। अगेन ये कहता है कि अगर इसमें ग्रेविटी इंक्लूड है तो ए वाई को क्या लिख दोगे आप, फिर उसी ढंग से निकालना पड़ेगा बेटा, उसके साथ भी कंपोनेंट जाएगा वाला। समझ में आ रही बात है। तो अभी हम उसको इंक्लूड नहीं करते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो हो जाएगा। तो फिलहाल इसको समझिए, ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। क्यू ई अपॉन एम यहाँ पे रख देंगे तो आपका मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। अब आपसे पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बता दी, यानी कि कितनी देर तक ये हवा में रहा। ये क्या है आपका मैक्स हाइट, ये आपने जो निकाला वो क्या था, मैक्स हाइट। एक बात है, आप लोग सभी लोग सोच रहे होंगे यार सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे हाथ धो के पड़ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ा रहे हैं। बट अगर पढ़ना है तो उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में जो है नीट और जेई को निकालना चाहते हैं और बोर्ड में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तो फिर डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। और डीपली पढ़ने का मैं तो आप लोगों से कह रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ते रहिए, निकालते रहिए, मज़े लीजिए। मतलब कहने का मतलब कि यार ये भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है। वो था ना 3 इडियट में कि जहाँ से भी ज्ञान मिले लेते चले जाओ, तो आप लोग भी लेते रहिए। वो तो आपके पर्व है कि आप क्या क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए अब देखिए, अब मैं निकाल रहा हूँ इसका, क्या निकाल रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एनी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। दैट इज इन ए टाइम ऑफ फ्लाइट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज योर 0। सो वी कैन यूज ये वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई भाई, 0, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। u कितना था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को चलाने वाली वेलोसिटी इनिशियली कौन सी थी, v साइन अल्फा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूं, तो यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, प्लस हाफ ए वाई। ये क्या है, ए वाई। ए वाई क्या है देखो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में ए वाई कॉस अल्फा है, ए वाई कॉस अल्फा, लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि मैं ऊपर की साइड डिस्प्लेसमेंट को देख रहा हूँ, जबकि नीचे की साइड जो है ये डायरेक्टेड है। कितना हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर। जब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव को नेगेटिव कैंसिल कर देगा, एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे तो सिर्फ ये टी चाहिए। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये तो है ही आपका वी साइन अल्फा अपनी जगह पे, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा अपॉन कितना हो जाएगा, ए वाई कॉस वी साइन थीटा। बस बेटा एक गड़बड़ कर दी मैंने, देखो जो ये थी वेलोसिटी, ये वी कॉस थीटा थी, ये थीटा थी, सॉरी मैं थोड़ा सा, देखो ये सब थीटा होगा बेटा, ये वाला थीटा होगा, वो तो ऐसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा होगा बेटा, सॉरी सा थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया, तो ये थीटा होगा बेटा, ठीक है। ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। थीटा क्यों होगा, क्योंकि देखो वी कॉस थीटा है, देखो ये वी कॉस थीटा था, वी साइन था, मैंने लिखने वक्त यहाँ पे क्या लिख दिया, वी साइन अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो उसको आप देख लेना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से, एक्सप्रेशन वही रहेंगे, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल दिशा में वी साइन अल्फा थी, वी साइन थीटा थी, तो वी साइन थीटा मैंने यहाँ पे रख ली। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वी साइन थीटा रखना पड़ेगा, वी साइन थीटा रख दिया, ठीक है। तो और नीचे कितना आ जाएगा, वी कॉस अल्फा, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत जो है ना मिस्टेक जो है, ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो थोड़ा इधर से यहाँ लिखने वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो इसको वैसे ना सोचें कि मतलब ये जानबूझ के किया हुआ है, तो जानबूझ के नहीं किया है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, देखो रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज को निकालने के लिए सर इसका रेंज बड़ा टिपिकल होता है, उसकी तरह नॉर्मल रेंज नहीं है इसकी।
अब रेंज कैसी होती है ध्यान से देखिए। तो रेंज निकालने के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वो कितनी मान ली मैंने, आर मान ली। तो किस स्पीड से चलेगा भाई ये, इस स्पीड से चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो इसको हॉरिजॉन्टल दिशा में ले आने वाली वेलोसिटी कौन है, वी इनिशियल, वी कॉस थीटा हो गई। किस में जाएगा ये, यहां से लेके यहां तक जितना समय लगा होगा वो ये लगा है, देखो कैपिटल टी प्लस, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कैसा है देखो, हॉरिजॉन्टल दिशा का, इस उस वाले मोशन में क्या था, जो एंगुलर प्रोजेक्शन ग्राउंड में हो रहा था उसमें ये 0 था, लेकिन यहाँ पे ये ए वाई साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, तो ए वाई साइन अल्फा है। लेकिन देखो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जा रहा है, जब हॉरिजॉन्टल दिशा में ऐसे चल रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ऐसे है, वो कितनी है आपकी, वो जो है आपकी ऐसे है, वो कितनी है, v cos थीटा है, ठीक है। और जबकि जो है एक्सेलरेशन इस दिशा में, जाहिर सी बात है इसको क्या करेगी, ये कम करेगी, ये डिसेलरेट करेगी इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स, टू मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जाने के लिए क्या करेगी, डिसेलरेट करेगी। तो डिसेलरेशन के लिए क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यानी कि मैंने अगर इस दिशा की वेलोसिटी, इस दिशा की सारी चीजों को पॉजिटिव लिया तो ये दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखिए इस दिशा की रेंज को पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव रख रखा है, वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया इसको पॉजिटिव, ये लेकिन जस्ट अपोजिट वाली दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव, अगर उस सेंस से भी सोचना चाहते हो। इंटू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब ए वाई की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू ई अपॉन एम, जैसे यहाँ पे भी ए वाई आया तो क्यू ई अपॉन एम रख सकते हो, ठीक है। तो क्यू ई अपॉन एम, टी की जगह ये रख दो तो ये एक्सप्रेशन आपका रेंज का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है पढ़ा। यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्शन भी देख लिया, और एंगुलर प्रोजेक्शन के साथ 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 एंगुलर प्रोजेक्शन में ही हमने इंक्लाइन प्लेन में भी प्रोजेक्शन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। मुझे अगर टाइम लगेगा तो मैं इसमें आगे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन कल से आपका टॉपिक जो है एक जो है इस पे चलेगा कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल, किसी पेंडुलम के बॉब को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए और उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसको कैसा मोशन वो शो करेगा, उसका टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या कोई चार्ज पार्टिकल, कोई चीज़ जो है आपकी सर्कल में घूम रही है उसको चार्ज दे दिया जाए और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसको कितनी टॉप में वेलोसिटी चाहिए होगी, कितनी बॉटम में उसको वेलोसिटी चाहिए होगी, ये सारी बातें उसमें होंगी। तो इस चीज़ को हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए, और ये मत सोचिए कि जो है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जब आपको जो है किसी बिल्डिंग को बनाना पड़ता है तो नींव उसकी मजबूत रखनी पड़ती है। तो अगर आपको नींव मजबूत रखनी है तो आपको इसको इसी ढंग से पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं रखता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।